एक ऐसी संस्था जो प्रेम, त्याग, समर्पण और सेवा ऐसे 4 मजबूत पिलर ढांचे पर खड़ी है। इस संस्था में कार्य करने वाले जो कार्यकर्ता है और जो मैनेजमेंट है, उनके पेशेंस की परीक्षा, उनकी क्षमता, दृढ़ता की परीक्षा हर पल, हर क्षण, हर दिन होती रहती है। हर किसी के बस की बात नहीं है इस तरह की सेवा करने की जो ये संस्था कर रही है। उसी संस्था से के करता धरता एक तरह की जो अपनी ज़िंदगी जो इस संस्था को दे रहे हैं, ऐसे आरती बहन हमारे साथ में है। हम उनसे जानते हैं उनकी संस्था के बारे में, उनके कार्यों के बारे में। प्रणाम आरती बहन। नमस्ते। नमस्कार। सबसे पहले आपकी संस्था का नाम और इसका कार्य क्षेत्र क्या है वो हमें बताइए। हमारी संस्था का नाम चिन्मय इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड बच्चों की संस्था है जो 1998 में भारत लोकहित सेवा समिति ट्रस्ट के संविधान में स्टार्ट की गई थी। जी। कार्य क्षेत्र में ऐसा है कि हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जो बच्चे बौद्धिक रूप से अक्षम है, उन बच्चों को अपने अंदर की फीलिंग्स को बाहर लाना है। उन मेंटली डिसेबल बच्चे हैं ये? यस, मेंटली डिसेबल बच्चे हैं, तो उसको आदर सम्मान के साथ हम समाज के सामने खड़ा करने का काम करते हैं। जो खुद पर निर्भर नहीं है वो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, वो निर्भरता हमको कम करनी है और वो अपने पैरों पर खड़ा रहे, उस क्षेत्र पे हम काम करना चाहते हैं। जी जी। चिन्मय संस्था में किस तरह के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है? चिन्मय संस्था में हम बौद्धिक रूप से जो अक्षम बच्चे हैं, जो अपना खुद का खाना नहीं खा सकते, जो बच्चे खुद पढ़ाई नहीं कर सकते, जो बच्चे स्नान नहीं कर सकते, ऐसे बच्चे दिव्यांग बच्चे बोले जाते हैं। ऐसे बच्चों को हम प्रवेश किए जाते हैं और वहाँ पे इन बच्चों को हम 6 to 16 ईयर्स के बच्चों को एडमिशन देते हैं और 25 साल तक रखते हैं। और हम न धर्म, न जाति, ना कुछ भी देखते हैं। ऐसा नहीं कि ये बच्चा मुसलमान है या बच्चा हिंदू है, ये देख के हम बच्चों को एडमिशन नहीं देते हैं। ऐसा भी नहीं है कि ये कोई देश का बड़े नेता का बच्चा है तो उसको आपको रखना है, नहीं। जो पहले एडमिशन आया वही बच्चे को हम सबसे पहले एडमिशन देते हैं। ये हमारा उस मिशन पे हमने ये चिन्मय का गठन किया गया है। बहुत अच्छा। अभी हाल में आपके कैंपस में कितने बच्चे हैं? हाँ, हमारे कैंपस में हाल में 50 बच्चे हैं। 50 बच्चे? हाँ, 50 बच्चे हैं जी। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 150 बच्चों की वेटिंग है। अच्छा। हाँ, पर वो हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास उतनी सुविधाएं कम है, भौतिक सुविधाएं चाहिए इन बच्चों को। और सबसे ज़्यादा कि उसके लिए कर्मचारी चाहिए और सेवाकीय कर्मचारी, वो बहुत ज़रूरी है। कर्मचारी तो बहुत मिलते हैं लेकिन उसके लिए अंदर सेवा भाव चाहिए जो हर एक की बस की बात नहीं है। ऐसे बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो यहाँ बैठा है तो वो टॉयलेट भी करेगा, यहाँ पे वो बाथरूम भी करेगा, सब कुछ कर सकता है, लेकिन अगर आपको उसकी बदबू आई और आपने ये काम छोड़ दिया तो मुश्किल है। इसलिए ऐसा होता भी होगा? ऐसा होता भी है। लोग आते हैं कहीं पर भी टॉयलेट कर दे। हाँ, कर देते हैं ना। हम लोग उल्टियाँ कर दे, कुछ भी हो जाए, कुछ भी कर सकते हैं ना, क्योंकि उनको बेचारे को तो पता ही नहीं है। उस परिस्थितियों का भी सामना करके हमें उस बच्चे को उस लेवल तक लाना है कि जो वो अपने आप पे आत्मनिर्भर बने, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। और वो हमको नहीं करना है कि वो उसको किसी को हम उसका टॉयलेट साफ करें या हम उसको नहलाए धुलाए। किसी हद तक कोई अगर नॉर्मल बच्चा आप ऐसा रेडी करते हो कि वो खुद का काम खुद कर पाए। हाँ, खुद का काम खुद कर पाए। आज हमारे संस्था को 25-26 साल हो गए। आज हमारी संस्था में ऐसे 150 बच्चे हैं जो अच्छा होके घर चले गए और कई बच्चे तो अमेरिका तक पहुंच गए हैं। जो अभी भी 25 साल में वापस आते हैं और दादा को मिलने भी आते हैं कि भाई आज हमारा बच्चा जो भी कुछ है वो आपकी बदौलत है कि वो इतना बड़ा, इतना इस हद तक विकास हो जाता है, इस हद तक विकास होता है। लेकिन आपको अपना प्रेम, अपना समर्पण, सब कुछ उन बच्चों को देना पड़ता है। मैंने पहले ही कहा कि इस संस्था में काम करने वाले कार्यकर्ता या मैनेजमेंट आप जैसे उन सबके पेशेंस की परीक्षा धीरता, समता रखकर उसको तैयार करते हो। दिमागी तौर पर कमजोरी, मेंटली डिसेबल चाइल्ड जिनके माँ बाप भी इन बच्चों को संभालना मुश्किल होता है, फिर वो एक बच्चा क्यों ना हो, अगर इस तरह का बच्चा हो तो उसके माँ बाप भी उसको संभालने में मुश्किल होगी। आप इतने सारे बच्चों को कैसे संभाल पाते हो? ये ऐसा है कि हम बोलते हैं ना कि हम होंगे कामयाब। हम होंगे कामयाब। अगर यही अपने अंदर लाए तभी ये काम हो सकता है। आप ये सोच के बैठ जाओगे कि भाई ये हमारे बस की बात नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में।
पर एक चैलेंज तो किसी ना किसी को उठाना पड़ेगा। राइट। अगर ऐसे बच्चे को भगवान ने भेजा है हाँ। तो ऐसे दूध को भी भगवान ने भेजा है। वेरी गुड, आप दूध की तरह हो। हाँ, हम लोग एक सच दूध की में तरह है। देवदूत हो, दूध हाँ, भी नहीं है आप, वो एक तो हम तरह नहीं से बोल सकते, नहीं, लेकिन देवदूत हो अगर आप। भगवान ने भेजा है तो हमको एक निमित्त मात्र बनाया है। बराबर है। मैं तो वही मानती हूँ, मेरे खुद के 2 बच्चे हैं लेकिन मेरे ये 50 बच्चे भी मेरे बच्चे हैं। उसी हिसाब से अगर आप आगे चलोगे तभी हम इन बच्चों की सेवा कर सकते हैं। उसके लिए हमारा 3 माल का बिल्डिंग है जिसमें अलग अलग थेरापी हम बच्चों को देते हैं। Right. और वही थेरापी घर पे बहुत मुश्किल है। बराबर है। आप सोचोगे उनका कि मानसिक विकास हो, हाँ, उनका उसके मानसिक हिसाब से विकास आप हो, उसको अलग अलग हाँ, ट्रीटमेंट अलग अलग थेरेपी थेरापी, तरह हाँ, से देते उसके हैं। लिए। और उनका टाइमिंग, उनका हाँ। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंस है। हाँ। आप बोलते हो कि आपको उसको टॉयलेट की कैसी ट्रेनिंग देते हो, पर उसके लिए टाइम मैनेजमेंट चाहिए। हाँ। सब वाली बोलते हैं कि भाई हम तो ये नहीं कर पाते, अपने खुद का बच्चा है लेकिन वो पोटी उसमें कर देता है, यो बाथरूम भी कहीं पे कर देता है, पर आप उसका टाइमिंग मैनेजमेंट फिक्स करो। हाँ। अपने हिसाब से उसको सेट करोगे तो वो बच्चा सेट नहीं होगा। हाँ। उसको अपने हिसाब से उसको अपने को सेट करना है। हाँ। कि वो कितने बजे उठेंगे, वो कितने बजे उसको क्या करना है। राइट। वो सब उस बच्चों को ध्यान में रख के हम तालीम देते हैं कि 6 बजे बच्चा उठ जाता है। हम बच्चे को उठाते नहीं है, पर वो एक फिक्स टाइम टेबल है तो वो बच्चे उठ जाता है। उसके बाद उसको टॉयलेट की ट्रेनिंग देते हैं। जो लोग संस्था की मुलाकात लेते हैं उसको जी, पता है कि हमने जी। उसके लिए टॉयलेट के लिए पूरा एक मैं खुद आया इंफ्रास्ट्रक्चर, था, हाँ, हमने खड़ा किया है। मैंने देखा था। हाँ, बराबर। ऐसे ही बच्चे टॉयलेट में नहीं बैठते क्योंकि वो लोग घबरा जाते हैं ना। ये राइट। मानसिक तौर से राइट। बच्चे थोड़े हाँ। दिव्यांग है। अपने बराबर। नॉर्मल बच्चे हैं उसको भी 6 साल लगते हैं अपने खुद का टॉयलेट साफ करने में। बराबर तो है। ये तो मानसिक तौर से दिव्यांग है, तो उसको बराबर। तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। बराबर। लेकिन धीरज से और प्रेम से अगर आप काम करते हो तो ये बच्चे डेफिनेटली रिजल्ट मिलता है। आपका खुद का संस्था से किस तरह से जुड़ना हुआ? यस, ये एक्चुअली ये मेरे फादर इन लॉ ने किया था। अच्छा। उससे भी पहले ये विचार आना बहुत ज़रूरी है। ये विचार मेरी ननंद को आया था। अच्छा। हाँ, वो खुद साइकोलॉजी में एमए थी, तो वो ऐसी संस्था में जाते थे तो उन्होंने देखा कि ऐसे सिवियर बच्चे कि जो खुद का कुछ नहीं कर पाते, ऐसे बच्चों को कोई नहीं रखता है। ऐसी कई संस्थाएं इंडिया में है। मैं नहीं बोलती हूँ सब संस्थाएं अच्छा ही काम करती है, क्योंकि ये संस्था है तभी ये बच्चे को हम संभाल पाते हैं। राइट। लेकिन जैसे टॉयलेट की बात आई, नहाने धोने की बात आई, तो तुरंत वो लोग बोल देते हैं कि भाई ये काम हम नहीं करते हैं। हाँ। चाहे वो मानसिक हो हाँ। या नॉर्मल बच्चा हो, लेकिन ये काम करना किसी को पसंद नहीं नहीं, है। बराबर। वहीं पे उसका फुल स्टॉप हो जाता है। राइट। तो माँ बाप बेचारे वो बच्चे को आगे ले जाते हैं कि हाँ। अब मैं कौन सी संस्था में जाऊँ। हाँ। बोलते हैं आप चिन्मय में जाओ। हाँ। तो मेरी ननद ने बोला कि हमें ऐसे बच्चों का ही काम करना है जिसको कोई नहीं करता है। तो वो एक्सेप्ट मेरे फादर इन लॉ ने लिया। हाँ। और वो 1998 में रिटायर्ड हुए। उन्होंने उनका नाम? हाँ, उनका नाम डॉक्टर गर्ग भोगीलाल शुक्ल है। खास धन्यवाद उनको। हाँ, और उन्होंने 98 में ये संस्था की स्थापना की। हाँ। वो खुद साइकोलॉजी में पीएचडी थे। उन्होंने प्रोफेसर साइकोलॉजी सब्जेक्ट में किया है, तो उनको ये सब में बहुत इंटरेस्ट पड़ा। फिर उन्होंने बोला कि हम ऐसे ही बिल्डिंग कैसे खड़ा करेंगे, बोलने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती जी, है। जी। और मेरे ससुर जी की एक बात मुझे अभी भी याद है कि होम साइंस की डिग्री लेते हो तो आप ये सोच लोगे कि आपको रसोई बनाना आती है, नहीं आती है। हाँ। उसके लिए आपको रसोई बनाना पड़ता है। राइट। तो बेटा तूने तो बोला कि हमको ऐसी संस्था खड़ी करनी है, लेकिन तू खुद कर पाएगी? हाँ। पहले वो सोच। हाँ। अगर तू खुद कर पाती है तो मैं ये संस्था खड़ी करूंगी। हाँ। तो उसके लिए उन्होंने पहले 5 बच्चों से मेरी ननद ने घर पे स्टार्ट किया। अच्छा। फिर उसका टॉयलेट साफ करना हो या नहाना हो या धोना हो, वो सब कुछ उन्होंने स्टार्ट करना शुरू कर दिया। हाँ। धीरे धीरे वो बच्चों में थोड़ा सा रिजल्ट मिला। हाँ। तब जाके मेरे फादर इन लॉ ने ये संस्था स्टार्ट किया। अब ऐसा नहीं है 5 बच्चे में 10 बच्चे में हम स्टाफ भी अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास भी तो इतनी इनकम होनी चाहिए। राइट। और समाज से इतना कुछ हेल्प मिलती नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं मिलता है। जब तक हमारी संस्था का आगे तक बढ़ेगा नहीं तब तक कुछ नहीं होता है। काम देखने के बाद ही। हाँ, काम देखने के बाद ही कोई देगा ना कि भाई चलो एक्चुअली ये संस्था काम करती है कि नहीं, तो कोई अनुदान देगा। उसके पहले तो कोई अनुदान नहीं देगा। और 15 साल में, आज से 15 साल पहले इतना मोबाइल का यूज नहीं था, इतना सोशल मीडिया का यूज नहीं था, तो किसी को पता ही नहीं चलता था कि हमारी चिन्मय की ये ऐसी संस्था है। तो 5 बच्चों से हमने घर पे स्टार्ट किया। उसके बाद हमने धीरे धीरे, मेरे ससुर जी का रिटायरमेंट पूरा, और मेरी सास थी वो टेलीफोन में, उन्होंने 35 इयर्स जॉब किया है, पूरा उनका रिटायरमेंट इनमें डाल के उन्होंने ये बिल्डिंग खड़ी की है। पूरा अमाउंट उसमें डाल? पूरा अमाउंट डाल दिया। अच्छा। और आजकल के माँ बाप तो ये सोचते हैं कि भाई ये इनकम रखो, नहीं तो हमको कौन, हाँ, भविष्य में कुछ तकलीफ आई तो ये बच्चे भी नहीं रखेंगे। हाँ। आजकल जमाना ऐसा है कि भाई आप रखोगे कब तक करोगे। हाँ। उसके पास पैसा है तो करेंगे। बराबर। ऐसे भी लोग हैं, नहीं तो इतने आज
खुलते हैं वृद्धाश्रम, हाँ क्यों खुलना चाहिए? बराबर अपने माँ बाप को तो आप भी रख सकते हो, लेकिन फिर भी इतना खुलता है राइट क्योंकि हम संभाल नहीं पाते हैं ना अपने माँ बाप को। बराबर ये प्रश्न खड़ा हो जाता है, लेकिन उन्होंने ये सब कुछ सोचा नहीं और ये संस्था की स्थापना की। आपका और जुड़ना कैसे हुआ? हाँ, फिर हमारी शादी हुई हाँ और फिर मेरी ननद की भी शादी हुई। हाँ तो शादी करके वो चले गए, तो मैंने बोला अगर एक बेटी घर से गई है तो एक बेटी घर पे वापस आई है, वेरी गुड तो इसको स्टार्ट रखो, उसको चालू रखो, उसको बंद मत करो। तो मेरे फादर इन लोग को ज़्यादा हिम्मत आ गई कि नहीं चलो एक बहू बेटी के रूप में घर पे आई है, क्योंकि घर का माहौल और घर का परिवार का साथ मिलना बहुत ज़रूरी है। जी। कोई भी कार्य क्षेत्र में, मैं ये नहीं बोलती संस्था, कुछ भी कार्य करो, हाँ। इवन आप अपने जॉब करते हो हाँ तो भी तो भी परिवार का आपको साथ परिवार का साथ साथ चाहिए। चाहिए मैंने 20 साल तक जाइडस कैडिला में जॉब किया, मैं खुद जॉब करती थी। तब तक तो मेरे फादर इन लॉ बहुत एक्टिव थे, तो वो खुद अकेले ये पूरी संस्था हैंडल करते थे। हम लोग कोई इन्वॉल्व नहीं थे, हम लोग उनको सिर्फ सपोर्ट करते थे। उन्होंने अकेले ने ये पूरी संस्था का बढ़ावा किया। लेकिन फिर बाद में मेरे फादर इन लॉ ने बोला कि अब मेरा 85 ईयर्स हो गया है, मैं कब तक ये भागूंगा काम करूंगा और कब तक भागूंगा, मेरी भी एक लिमिटेशन आ जाएगी। बराबर तो अब हमें क्या करना है? तो हमने बोला पापा ये एक अच्छा काम है, उसको बंद मत करो। तो फिर हमने ये जॉब छोड़ दी। आपने जॉब छोड़ी? हाँ, चाहे वो कितने रुपए की हो, लेकिन वो आपका त्याग समर्पण ज़रूरी है। हाँ। अगर ये नहीं होगा तो आगे की पीढ़ी अगर तैयार नहीं होती है तो ये सब बेकार है, क्योंकि वो हद तक वो करेंगे, उसके बाद ये नहीं होगा। और घर का मेंबर तो एक होना चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ। हमारा एक पूरा कैंपस है, लेकिन हमारा घर भी वो संस्था के बगल में ही है, पूरा एक कैंपस में ही है। सुबह उठ के हम ये बच्चों को देखते भी है, बच्चों के साथ हम खेलते भी है, बच्चों को सब करते भी है। उसका दूध बनाना हो, कुछ भी हो, वो हम सुबह में 5 बजे उठ के बच्चों का सब काम कर देते हैं। स्टाफ की भी हम नहीं सोचते कि उसको 5 बजे बुलाओ स्टाफ वाले को और वो दूध बनाएंगे, नहीं। हम है ना, हम खुद 8 लीटर 9 लीटर दूध गर्म करके बच्चों को देते हैं। कितने साल से आप जुड़े हुए हो? मेरा 6 साल हो गया। 6 साल में ऐसे साल कई से- पल हो गए, ऐसे कई दिन हो गए जब आपको अपने इंजॉयमेंट के साथ, आपकी खुद की जिंदगी के साथ, आपके खुद के परिवार की, हस्बैंड भी हो गए आपके, शायद आपके बच्चे भी हो गए, यस उन सब की जिंदगी के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा होगा। यस और आपने अपनी जिंदगी के बहुत क्षण जो परिवार को जरूरत थी, आपके बच्चों को जरूरत थी, खासतौर आपके पति को जरूरत थी, या आपको खुद को जरूरत थी, उन सबको आपने छोड़कर यस इन बच्चों को दिया। हाँ, एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं कि जब मैं खुद प्रेग्नेंट थी, चलो हरना फरना वो सब तो हमको बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आज मन किया, संडे किया तो हम छुट्टी पे चले गए, क्योंकि संडे तो हमारे स्टाफ नहीं होते, हमारे टीचर स्टाफ को भी छुट्टी और चाहिए ज्यादा मेहनत होती और है। ज़्यादा मेहनत होती है, क्योंकि स्टाफ नहीं होता है तो हमको ज़्यादा संभालना पड़ता है। हाँ। लेकिन आज तक मैं अपने हस्बैंड को ऐसा नहीं बोलती हूँ कि मेरे को यहाँ पे घूमने के लिए ले जाओ या वहाँ पे। हाँ, हम घूमने जाते हैं, लेकिन कब? जब हमारे बच्चों का वैकेशन होता है, हाँ। जब हमारे बच्चे अपने घर जाते हैं तब हम जाके घूम आते हैं। लेकिन बीच में ये महाकुंभ है, प्रयागराज है, वहाँ पे डुबकी लगाने जाओ तो हमारे पास टाइम ही नहीं है। आप रोज पवित्र हो रहे यस इस तरह की सेवा देकर। हाँ? यस इन बच्चों के। हाँ, और मैंने बोला ना कि मैं खुद प्रेग्नेंट थी, तो मुझे ऐसे अपने फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो बोलते हैं कि आप यहाँ से चले जाओ क्योंकि आपको खुद को ऐसा बच्चा आएगा। हाँ, अब मैं भी एक माँ हूँ, हाँ, 2 मिनट तो वो सुन के मुझे थोड़ा सा हुआ कि शायद आएगा, तो हाँ, ऐसा क्वेश्चन मेरे मन में अराइज हुआ। हाँ। लेकिन फिर भगवान का नाम लिया और हाँ। फिर बोला कि अगर भगवान ने देना होगा तो वो देंगे। तो अगर मैं 50 बच्चों को संभालती हूँ, साथ में मेरे बच्चों को भी संभालूंगी। बहुत अच्छा। पर मैं यहाँ से कहीं नहीं हैट्स जाऊंगी। ऑफ, आपकी सोच को सलाम। बाकी बहुत पेशेंस। मैं खुद इस संस्था में गया हुआ था, हमारे साले जी के बच्चे की दीक्षा हाँ, थी। दीक्षा थी। हाँ, तो भव्य भाई थे जिनको Yes. हम लेकर आए थे, यस और हमने वो जो क्षण गुजारे आज भी आंखों के सामने कल्पनाओं में आते हैं। और आंखों के सामने जब जो दृश्य आते हैं तो एक तरह अंदर तो उन बच्चों के को हमने देखा हुआ है, उनके चेहरे पर जो निर्दोष मुस्कान देखी हुई थी, शायद वो आप लोगों के कारण ही उनके हंसते खिलते निर्दोष चेहरे हम देख पा रहे हैं, उनकी हंसी देख पा रहे हैं। आप लोगों के जो सेक्रीफाइस है, उन दोपहर तक साथ में रहे थे, बहुत हमने उनको साथ में खिलाया था बच्चों हाँ को। किया था। और आज भी जब वो दीक्षार्थी जो आए थे, वो भी आने के बाद उनके मम्मी पापा भी हम बोल रहे कि बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, हमारे दीक्षार्थी के लिए बहुत सारे लोगों ने कार्यक्रम किया, लेकिन आप वहाँ लेकर गए ना, वो हमारे लिए एक यादगार क्षण थे जो उनके मम्मी पापा भी नहीं भूल पा रहे हैं। नहीं भूल पा और आपने जो सेवा दी, और हमने एक एक चीज़ देखी, जो टॉयलेट की बात कर रहे हैं हमने वहाँ देखा हुआ है, उनके लिए स्पेशल कबर्ड जैसा होता है, क्योंकि वो लोग बैठ नहीं पाते हैं और वो लोग
क्योंकि इज ए मेंटली डिसेबल, वो क्या कर पाएंगे, क्या कैसे करते हैं, वो कुछ भी उनके हाथ में भी नहीं रहता है। और ये लोग इतने पेशेंस से वो संभालते हैं, वो मैंने खुद से आंखों से देखा हुआ है। शायद प्रेम, मैंने कहा ना ये 4 पिलर, प्रेम, अब समर्पण, त्याग और सेवा, इन ये जो 4 पिलर पर खड़ी हो कोई संस्था, सच में कोई मैंने अपने आंखों से देखी है तो ये संस्था देखी है। बच्चों को किस प्रकार की तालीम यहाँ दी जाती है, किन प्रवृत्तियों में उनको जोड़ा जाता है? ये बच्चों को एक्चुअली अलग से एक प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके लिए हमारा प्रशिक्षण आवासीय प्रशिक्षण है, मतलब वहीं पे बच्चे रहते हैं, वहीं पे बच्चों को एक्टिविटी करवाते हैं। सुबह 6 बजे बच्चे उठ जाते हैं, फिर उसको टॉयलेट की ट्रेनिंग देते हैं। उनको ब्रश करना भी नहीं आता है, ब्रश क्या है वो भी पता नहीं है। तो हमने आयुर्वेदिक पाउडर से बच्चों को स्टार्ट किया, क्योंकि आप कोलगेट से स्टार्ट करोगे तो वो तो मुंह में चला जाएगा, उनको पता ही नहीं ना ब्रश कैसे करना है। हाँ, तो उसके लिए हमने आयुर्वेदिक पाउडर से स्टार्ट किया, ताकि अंदर चला जाए तो उनको नुकसान ना हो। तो सब बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग के बाद सब बच्चे नीचे आते हैं, उसको हम ब्रश की ट्रेनिंग देते हैं। अभी हमारे बच्चे इतने सुधार में आ गए हैं कि उनको खुद का ब्रश कौन सा है वो भी वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अच्छा, हाँ, वेरी गुड। उतना वो लोग कर पाते हैं और खुद से ब्रश भी करते हैं। और जो बच्चे नहीं करते तो उसको हम ज़बरदस्ती ऐसे करवाते हैं कि चलो भाई ऐसे ब्रश करना है, वो ट्रेनिंग देते हैं। हाँ। ताकि वो धीरे 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 वो दूसरे बच्चों को देख के भी वो बच्चे सीख जाते हैं। जैसे अपने नॉर्मल स्कूल में, जैसे स्कूल में क्यों भेजते हो, हम भी पढ़ा सकते हैं, हम पढ़े लिखे हैं तो, पर आप स्कूल में क्यों भेजते हो? हाँ। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि अगर वो टीचर जो करवाती है वो हम नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही यहाँ संस्था में जो करवाते हैं वो घर पे होता नहीं है। वो उनकी ट्रेनिंग हो गई, उसके बाद बच्चों को दूध नाश्ता देते हैं। और दूध नाश्ता देने में वो देखते हैं कि वो किस तरह से दूध पीते हैं और किस तरह से नाश्ता करते हैं, कि वो कितना नीचे गिराते हैं, क्या करते हैं, वही सब ट्रेनिंग उसको देना है। कि भाई आपने उसको खाना परोसा होता है, ऐसा नहीं कि खाना परोसा और ऐसा करके उन्होंने खा लिया। हाँ, वो स्टार्टिंग में आएगा तो ऐसा करेगा क्योंकि वो अलग माहौल से आया है। तो सच में देखो, मेंटली डिसेबल बच्चों को हमने ऐसे ही देखा है कि वो हाँ, अचानक कुछ भी कर कुछ लेते भी कर हैं, लेगा, किसी भी तरह से यस, खाना खा लेते हैं, जिसको हाँ, देखकर हम भी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। यस, लगभग ये देखने को ये मिलता देखने है। को मिलता है। पर हम उनको स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं, तब जाके ये बच्चे अभी स्पून से खाने लगे। तो उसके लिए हम अलग से फिजियोथेरापी करवाते हैं बच्चों को, योगा करवाते हैं। योगा में जिससे उनके बहुत, हाथ काम बहुत काम बेस्ट करने लग रिजल्ट, जाए। यस, बराबर, बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलता है। बहुत 10 अच्छा। बजे हमारे योगा टीचर आ जाते हैं, 11:30 बजे बच्चों को हम योगा करवाते हैं, मेडिटेशन करवाते हैं। मेडिटेशन क्या है वो बच्चों को डजंट नो, हाँ, वो जानते नहीं है कि मेडिटेशन का अर्थ क्या है। हाँ। लेकिन फिर भी हम एक धीमे से थोड़ा सा म्यूजिक स्टार्ट करते हैं और बच्चों को सिर्फ 5 मिनट सुला देते हैं। यस, तो उसका भी मानसिक असर पड़ता है। राइट। चाहे कोई माने ना माने, एक मंत्र थेरापी है जो आधा घंटा हम मंत्र थेरापी करते हैं बच्चों को। वो मंत्र बच्चे सुनते हैं, उनको पता नहीं है कि ये क्या है, पर उसको रोज सुनाते हैं, रोज सुनाते हैं, उनसे उनका दिमाग शांत हो जाता है। बहुत अच्छा। और एक स्पेशल हमारा एक म्यूजिक थेरापी है। म्यूजिक से बोलते हैं ना कि अपना भी दिमाग अच्छा हो जाता है, क्योंकि हम लोग भी कभी कभी मूडलेस हो जाते हैं। तो उसके लिए अगर म्यूजिक सुनते हैं तो अपना दिमाग भी खुश होता है। वैसे इन बच्चों का भी ऐसा है कि आप म्यूजिक से उनको डांस वांस कराओगे तो वो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। और जितनी खुशी होगी ना उतना उनका दिमाग ज़्यादा ग्रो करेगा। ऐसी अलग अलग एक्टिविटीज़ करवाते हैं। हमारा पूरा एक खेल मैदान है, वहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटी वो मैदान में करते हैं। जैसे हम बोलते हैं तुवेर के दाने फोलना, अच्छा। फिर अभी बोलते हैं ग्रीन पीस फोलना, वो सब बच्चे करते हैं। क्यों करवाते हैं हम? ऐसा नहीं है कि हमारे घर का काम कम करवाते हैं, हम इसलिए करवाते हैं कि उसको एक्यूप्रेशर मिले, उसको पॉइंट काम करेगा। आप ऐसे बोलोगे कि आप दबाओ तो वो बच्चा नहीं दबाएगा। हाँ। लेकिन आप बोलोगे कि चलो ये करना है तो वो करेगा। तो उसकी वजह से उनको पूरा बॉडी में चेंज आ जाता है। बहुत अच्छा। तो इस तरह से हम अलग अलग एक्टिविटी बच्चों को करवाते हैं। हम एक प्रवास भी करवाते हैं। अभी कल ही हम बच्चों को प्रवास करवा के लेके आए। अच्छा। इतनी खुशी मिली वो बच्चों को कि वो रात भर सोए नहीं है, कि हमको सुबह जाना है, उस खुशी में नहीं सोए, कल जाना है हमको। तो उतना खुशी वो लोग एंजॉय करते हैं। इतनी खुशी अपनी नॉर्मल बच्चे भी एंजॉय नहीं करते, क्योंकि हमने उसको बहुत कुछ दे दिया है। उनके बोलने से ज़्यादा हम नॉर्मल बच्चों को देते हैं, ताकि उनको खुशी का पता ही नहीं है। लेकिन इन बच्चों को बहुत कम खुश मिलता है। अभी समाज में इनको इतना स्थान अभी नहीं दिया गया है। सब सहानुभूति दिखाते हैं, अरे ये बच्चा, अरे ऐसा है, पर अभी दुनिया में किसी को उसको समर्थन नहीं मिला है, और वो गलत है। समर्थन मिलना चाहिए। आप सहानुभूति मत दिखाओ, वो समर्थन दिखाओ। वो ज़रूरी है। अगर सब पूरा साथ समाज के साथ चलेंगे तो इन बच्चों को डेफिनेटली ग्रो होगा, और वो बच्चा अपना खुद का सब कुछ करके अपने पाँव पे खड़ा रहेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किस प्रकार की मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ता है? सबसे पहले तो सामाजिक विचारधारा, जो एक बहुत बड़ा कठिन है, लेकिन ये कड़वा सच है। अभी समाज इन बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करता है।
जैसे हम कोई भी परिवार की बात करें, कोई भी मदर अगर प्रेग्नेंट होती है, ऐसा बच्चा आता है, तो वो परिवार को बहुत कोसते हैं कि अरे तेरे पेट से ऐसा बच्चा आया। उस माँ को बहुत उस माँ कोसना को कोसते हैं। बहुत क्यों बराबर। सिर्फ माँ को ही? क्यों? फादर का कोई रोल नहीं है, हाँ, लेकिन फादर को तो कोई कुछ नहीं बोलता है, लेकिन वो माँ की जो पीड़ा होती ना, हाँ, वो एक माँ ही समझ सकती है। वो माँ ने तो उसको 9 महीने पेट में रखा है, हाँ, तो उसको पूछो कि उसको कितनी तकलीफ होती है, तब जाके एक बच्चा पैदा होता है। बराबर। लेकिन फिर भी समाज वाले वो माँ को कोसते हैं कि तेरे पेट से ऐसा बच्चा हाँ, आया। वो माँ जब आती है, एडमिशन यहाँ लेकर आती है, तो बोलती है कि मुझे यहाँ पे मारते हैं, मेरे घर वाले भी मारते हैं कि अच्छा। तेरे पेट से ऐसे ही बच्चे आने वाले हैं, तू दूसरा बच्चा भी मत ला। ऐसे लोग भी समाज में है, अभी भी है। फिर वो बच्चे वो जब घर पे जाते हैं, उसको खेलने के लिए नीचे ले जाते हैं, तब वो दूसरे बच्चे बोलते हैं देखो ये पागल है, हाँ, इसके साथ मत जाओ। जब ये पागल शब्द आता है ना, हाँ, तो वो माँ बेचारी दुखी हो जाती है। मेरा बच्चा पागल नहीं है, हम्म, मेरा बच्चा मानसिक दिव्यांग है, लेकिन पागल नहीं है। समाज को वो लाना है, वो जागरूकता जरूरी है कि बच्चे पागल नहीं है, ये बच्चे मानसिक दिव्यांग है। आप उसको प्रेम दो, उसको थोड़ा सा वो दो, तो वो बच्चे ठीक हो जाएंगे। थोड़ी धीरज रखनी पड़ती है। तो बराबर। ऐसे कहीं समाज का भी सामना करना पड़ता है। अगर एक बच्चा अच्छा है, एक बच्चा बहुत ऐसा दिव्यांग है, तो जो अच्छा बच्चा है ना, वो भी उसकी तरह से थोड़ा थोड़ा सीखना स्टार्ट करता है। तो माँ को बेचारे की तकलीफ होती है कि अब मैं क्या करूँ, तब जाके ऐसी संस्था का सहारा लेना पड़ता है, संस्था में भेजना पड़ता है, ताकि वो बच्चे को सुधार आ सके। आज शायद आपके माध्यम से हमने उन माँ की पीड़ा को भी समझा है, जिनके यहाँ इस तरह के बच्चे कर्मजन्य परिस्थिति के कारण उनको वहाँ आते हैं, लेकिन उस माँ की पीड़ा वास्तविक पीड़ा। और हम सब समाज वालों को भी एक बार सोचना चाहिए, किसी को भी इस तरह का फील करवाए, उसके गर्भ में आना शायद उस बच्चे का कर्म के कारण या उस माँ के कुछ पूर्व भव के कर्मों का कारण, लेकिन हम उसको एहसास जो दिलाते हैं, तो शायद हम नए कर्मों का बंद करते हैं। हम शायद अगली आने वाली स्थिति में हम इस तरह पहुंचे, वैसा हम खुद पिक्चर बना रहे हैं, अपने हाथों से पिक्चर बना रहे हैं। खास जब आप बच्चे यहाँ से तैयार होते होगे, या वो 1 साल जब वेकेशन में घर जाते होगे, और उनके मम्मी को, क्योंकि माँ तो माँ होती है, आखिर उनका लाडला यस यस कैसा यस, भी हो, कुछ भी हो। हाँ कैसा भी हो, लेकिन जब वो घर पर जाते होगे, या आप कह रहे हो जैसे कि वो कुछ संस्था से जब ठीक होकर या बेटर होकर जाता होगे, तो उन माता पिता का क्या रिस्पॉन्स होता है? वो किस तरह से आपके सामने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, या उनकी फीलिंग्स किस तरह से बाहर आती है? यस, एक्चुअली हम जब भी वैकेशन होता है, तो माता पिता के साथ भी अपनी बातचीत करते हैं। हम शेयर करते हैं कि हम लोग बच्चों को किस प्रकार की ट्रेनिंग करते हैं, ताकि आप भी घर जाके वो बच्चों को उस प्रकार की ट्रेनिंग दो। और यही तो बातचीत मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जो एक माँ की जो पीड़ा होती है, वो बोलते हैं कि मेरा बच्चा है जो कभी कभी मेरे को भी मारता है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि मेरे को क्या करना है। बराबर। लेकिन फिर भी माँ उसको एक प्रेम से अपने बच्चे हाँ, को हाँ, संभालती हाँ, है। लेकिन हाँ, किसी हद तक वो इतना ट्रेनिंग नहीं दे पाती है, हाँ, क्योंकि जो ट्रेनिंग संस्था में मिलती है, जो उसको प्रशिक्षण मिलता है, वो घर पे शायद उसको माहौल ऐसा नहीं मिलता है। और बोलते हैं ना कि एक बच्चे को देख के दूसरा बच्चा सीखता है, तो ऐसे समूह में बच्चे रहेंगे तो वो एक दूसरे का देखिए, सीख लेते हैं। बराबर। लेकिन एक मदर की जो पीड़ा होती है, एक फादर की भी पीड़ा होती है कभी कभी। लेकिन ऐसा होता है ना कि ये बच्चे होते हैं तो फादर छोड़ के चले जाते हैं, बोले तेरे पेट से ऐसे बच्चे आते हैं, तब इसलिए जाके उसको तलाक भी दे देते यस, हैं। डाइवोर्स भी दे देते हैं। हाँ, तो एक माँ बेचारी आजू बाजू के घर के काम करके अपने बच्चों को, लेकिन फिर भी पालन पोषण करती है। लेकिन फिर भी वैकेशन में जब घर पे जाते हैं बच्चे, तो उसको प्रेम से खिलाती है, सब मुझे मावजत मुझे भी एक छोटा करती सा है। प्रसंग याद आता है, जब हम चेन्नई में थे। 35 घर की बिल्डिंग थी, चौल जैसा। हम छोटे थे तो बस ऐसे रहते थे। तो हम हमारे नीचे ग्राउंड फ्लोर के, जिनके बिल्डिंग के मालिक के रिलेशन थे, उनका इसी तरह से बच्चा था। और वो बच्चा जो भी कोई आता था उसको पीछे भागता था, मारता था। हमने भी मार खाई हुई है। हाँ और हाँ, वो उस तरह, लेकिन उसकी माँ है ना, वो कहीं उसको भेजने के लिए तैयार नहीं होती थी। सही है, वो हमसे हाथ जोड़ देती थी, हमारे सामने रो जाती थी कि आपको मारा या किया। तो मैं, लेकिन मेरा बच्चा है, मैं इसको छोड़ नहीं सकती। छोड़ नहीं हम सकते। बोलते थे इसको कहीं भेजो आप, क्योंकि कोई रिलेशन कोई आ नहीं सकता हमारा अंदर। सही है, और हमारे पास भी पैसे नहीं थे, तो हम बिल्डिंग छोड़ के चले जाते कोई चले और घर। जाते, हाँ। लेकिन हमने वो 2 साल 3 साल सहन किया, फिर तो बिल्डिंग से नीचे गिर गया बेचारा। और ओह, उसके साथ क्या हुआ उसका आगे की मुझे जिंदगी नहीं मालूम। लेकिन आप जो बोल रहे हैं ना, इस तरह से एक माँ तो माँ होती है, वो कैसी भी परिस्थिति। लेकिन मैं खास आपसे ये जानना चाहता हूँ, जब वो यहाँ से ठीक होकर या बेटर होकर हाँ जब जाते होगे, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया, उनकी क्या फीलिंग्स बाहर आती है जब वो आपसे बात करते हैं? तो हाँ, कहीं बच्चे हमारे स्वस्थ होके चले गए, कहीं बच्चे तो ऐसे हैं कि आके शादी की बात करते हैं
वहाँ तक उनके चेंज आ जाता है। अच्छा। बच्चे को हम पढ़ाई लिखाई भी करवाते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम सीवियर बच्चे इसलिए लेते हैं ताकि वो बच्चे अपना खुद का निर्भर किसी पे निर्भर ना रहे। हाँ। आज कोई बुजुर्ग होता है, उसको भी किसी के ऊपर डिपेंड रहना होता है ना, तो बहुत मुश्किल, तकलीफ होती है, क्योंकि बराबर। उसको उसके टाइम पे चलना पड़ता है, वो हाँ। बुजुर्ग को भी। हाँ। उसको जितनी तकलीफ होती है ना, उतनी ही तकलीफ ये बच्चों को भी होती है, क्योंकि हम अपने टाइम पे अगर बच्चों को सब करवाएंगे तो वो बच्चे को बहुत दिक्कत होगी। लेकिन अगर ये बच्चा खुद का कर लेंगे तो माँ की अंदर की जो खुशी होती है ना, वो हम बयां नहीं कर पाते हैं। हाँ। क्योंकि आज उस किसी का भी टॉयलेट साफ करना वो बहुत कठिन काम है। हाँ। लेकिन फिर भी हमको ये समाज में लाना है कि भाई आप, ये बच्चा है, उसको पता नहीं है, तो वो टॉयलेट सीख गया है, तो वो माँ बोलती है कि मेरा आधा काम कम हो गया। हाँ। आज मुझे जो समाज में सुनना पड़ता है वो अभी सुनना नहीं पड़ता है, सबसे Right. पहले ये बात है। हाँ। और हम बोलते हैं समाज कुछ भी सुनाए, समाज आपका घर निभाती है? नहीं निभाती है। तो क्यों आप समाज का सुनते हो? आप वही करो जो आपको अच्छा लगता है, बराबर। और अपने बेटे की सेवा करो। लेकिन यहाँ सुधार होके जाता है, तब बोलते हैं कि ये काम जो एक माँ को करना चाहिए वो हमने नहीं किया, वो आपने करके दिखा दिया। तब जाके हमको भी इतनी वो खुशी मिलती है satisfaction। और एक माँ को भी इतनी खुशी मिलती है कि नहीं, खरेखर वो लोग सैल्यूट करते हैं कि आज ये मेरे बच्चों को आपने एक नया जीवन दान दे दिया। हाँ, सबसे सैल्यूट तो हम भी करें। हाँ, और जो सुन रहे हैं मुझे वो भी खास सैल्यूट करे, हेड्स ऑफ करे इनके कार्यों को, कि बहुत मुश्किल और सेवा की बहुत सारी फील्ड होती है और दुनिया में लोग अपनी सेवा दे रहे हैं, लेकिन ये जो सेवा है उसके बारे में आप बातें करना शायद शब्दों के माध्यम से करना फिर भी आसान, लेकिन उस जिंदगी को प्रैक्टिकल जीकर सेवा देना बहुत मुश्किल। खास एक प्रश्न आपसे, इन सब कार्य में फंड्स, बहुत बड़ा एक आर्थिक सहयोग की बहुत अपेक्षा होती होगी, तो ये फंड्स की व्यवस्था कैसे होती है? सब ईश्वर की कृपा है जी। हम ये बोलते हैं ना कि अगर भगवान ने खाना दिया है, हम्म। मुंह दिया है, तो खाना भी वही देगा। हाँ। सही है। सबसे पहले हमको आज से लगभग 10-15 साल हमको बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि हमारे पास फंड नहीं था। हाँ। हमने बोला कि हमने पूरा रिटायरमेंट उसमें डाल दिया, यहाँ तक कि मेरी सैलरी थी वो भी हम उसमें डाल के हम करते थे बच्चों का, क्योंकि हमने एक लिया है बीड़ू कि बच्चों का करना है, मतलब करना है, हमको फंड मिले या ना मिले। लेकिन अभी आप जैसे महानुभाव और ऐसे आप पॉडकास्टिंग और उसकी वजह से हमको काफ़ी कुछ हद तक सबको ये जानना ज़रूरी है कि जी। भाई ऐसी संस्थाएं काम करती है। हाँ। तो ऐसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से अभी अपने बच्चों को जागरूकता भी बहुत मिली है। हाँ। सब लोग आते हैं यहाँ पे, हाँ। बच्चों को अपनी बर्थडे पार्टी, हाँ, मैं बस वही मेरा अगला प्रश्न था। यस, Yeah. वो सब बच्चे करते हैं इधर आके। और सबसे ज़रूरी बात है कि नॉर्मल बच्चों को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास क्या है और इन बच्चों के पास क्या है। हाँ। उस वजह से भी ये बच्चे को Yes. लेकर सब लोग आते हैं। किसी का तिथि भोजन होता है तो हमको थोड़ा खर्चा कम हो जाता है, क्योंकि किसी ने तिथि भोजन करवाया तो उस वक्त का हमारा खाने का खर्चा बच कम हो जाता जाता है। है। Right. ऐसे करके भी हमको थोड़ा सा योगदान मिल जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपको इन बच्चों के लिए किसी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना हो हाँ। तो उसके लिए अनुदान इकट्ठा करना हमारे लिए बहुत टफ हो जाता है। जी। लेकिन फिर भी बोलते हैं ना, किसी कश्ती को नाविक का सहारा तो मिल ही जाता है। बराबर इस है। तरह से मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमको बुलाया यहाँ पे, इस माध्यम से हम इतने लोगों तक हमारी बात पहुँचा सकें, ताकि जितने लोग आएंगे उतने ही बच्चों का भला होगा। जी। हम अपना भला नहीं करते, लेकिन ये बच्चों का भला होना, ये बच्चों को अपने समाज में लाना बहुत ज़रूरी है। जी। जी। मैंने देखा है कि जन्मदिन की सालगिरह जो आपने बताया, बर्थडे सेलिब्रेशन आदि बहुत प्रसंग आपके यहाँ आकर परिवार बच्चों के साथ मनाते हैं। उसका क्या अनुभव होता है जब वो आते हैं और इस तरह से बच्चों को देखते हैं और अपने बच्चों को लेकर आते हैं? आपने खास एक बात बताई, उस बच्चे को भी मालूम पड़ता है यस, कि मुझे बहुत कुछ ज़्यादा मिला है इनसे, वो तो एहसास होता ही है। लेकिन वो परिवार जब यहाँ से उन बच्चों के साथ समय गुजार कर, आपके जो 50 बच्चे हैं उनके साथ जब समय गुजार कर वो परिवार जाता है, तो क्या फीलिंग्स लेकर जाता है, क्या एहसास लेकर जाता है? सबसे पहले तो ये फीलिंग है कि जब वो बच्चे पहली बार आते हैं तो वो थोड़ा सा दूर रहते हैं कि भाई ये तो ऐसे बच्चे हैं। हाँ। उसको इस नज़र से देखते हैं जैसे कि हमारे बच्चे ने कोई गुनाह किया हो। हाँ। फिर हम लोग जाके वो बच्चे को भी समझाते हैं कि देखो ये बच्चा भी आपके जैसा ही है, इसमें कोई अलग नहीं है। आप उनके साथ बैठो, उनके साथ सालगिरह मनाओ, उसके साथ प्रेम से बात करो, तो वो बच्चा भी आपके साथ प्रेम से बात करेंगे। तो वो बच्चा फिर धीरे धीरे आता है उन बच्चों के साथ, अपनी सालगिरह भी मनाता है। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो हमारी बच्चों की वजह से वो बच्चों में ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। क्यों? क्योंकि आजकल सुसाइड के कितने केस बन गए हैं।
वो भी समाज में पता है हाँ। कि भाई ये मैं ये नहीं कर हाँ, एक पाई, मोबाइल मैं मोबाइल नहीं मिलता है, यस माँ बाप मोबाइल नहीं मना कर मिलता, दे तो यस सुसाइड, 14वें सुसाइड, अभी कुछ घटना हुई थी कि हाँ नहीं मिला तो 14वें फ्लोर से जाकर ऊपर जाकर नीचे गिर गया, यस विजयवाड़ा में एक घटना हुई। यस। आज सुसाइड इतना क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि आप उतना प्रेशर डालते हो जी बच्चों के पीछे। जी वो प्रेशर जरूरी नहीं है। जी अगर बच्चा नहीं पढ़ता है तो वो अपनी उसकी भी एक लिमिट है, हर एक बच्चे की एक लिमिट है। जैसे हमारे नॉर्मल ये बच्चों में माइल्ड मॉडरेट सीवियर बच्चे हैं तो उसकी भी लिमिट है। सब बच्चे को हम अलग अलग हिसाब से ट्रेनिंग देते हैं, एक ही बच्चे को एक जैसे ट्रेनिंग नहीं देते। हाँ। कोई बच्चा होता है जो हमारे वाइपर बनाते हैं, दिया बनाते हैं, राखी बनाते हैं, अच्छा, ऐसे इस अलग तरह अलग के भी कार्य एक्टिविटी भी हो। करते हैं। अच्छा। हाँ, ये माइल्ड बच्चे हैं। हाँ। जैसे हम जेरोक्स मशीन सिखाते हैं, कंप्यूटर चलाना भी सिखाते हैं बच्चों को। अच्छा। क्यों सिखाते हैं? ताकि वो अपनी छोटी मोटी रोजगारी भी कर सके और किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। हाँ। और वहाँ तक हमने स्किल डेवलपमेंट का पूरा खड़ा किया है बच्चों के लिए, ताकि वो अपने खुद का कुछ कर सके, किसी बहुत के ऊपर निर्भर ना रहे। क्योंकि बहुत आज माँ बाप है, कल माँ बाप नहीं है तो इसका हाथ कोई नहीं पकड़ेगा। हाँ। वो जरूरी है। भाई भाभी है लेकिन वो अपनी दुनिया में मस्त है, अपनी दुनिया में उसको भी तो जीना है। अगर वो खुद का करेगा तो खाना तो 2 टाइम कोई भी दे देगा। बराबर। इसीलिए हमने ये मिशन पूरा आपने तो खड़ा हाथ नहीं किया पकड़ा है। है, आपने तो उनको कंधों पर बैठा कर यात्रा नहीं करवाई नहीं, है ऐसा तो नहीं, अभी तक ऐसा तो नहीं। आपने उनको कंधों पर बैठा कर करवाई है, और भविष्य तो उनको खुद के हाथ खुद का ही बनाना है। लेकिन यस आपने जो कार्य किया है, मैं तो सबसे कहूँगा, स्पेशली जो मुझे सुन रहा है, कि आप अपना आर्थिक सहयोग जो भी हो सकता है, एक अपना बच्चा है कोई है वहाँ पर, जब ये वहाँ रहे हुए 50 बच्चों को अपना समझ सकते हैं, तो हम भी वहाँ 50 बच्चे रहे हुए अपना समझें, और हम भी अपनी ओर से कुछ आर्थिक सहयोग, और कोई भी फंक्शन हम बर्थडे सेलिब्रेशन या कुछ भी हम अपने घर में पार्टियाँ शार्टियाँ करके मनाते हैं, उसकी जगह इन बच्चों से मिलकर अपने बच्चों को भी इनके पास लेकर जाकर उनको ये दुनिया भी दिखाए, तो उनको भी एहसास होगा कि हमें बहुत कुछ मिला है, जो शायद ज़रूरत से ज़्यादा भगवान ने हमको दे दिया, उसका एहसास भी होगा। मैं खास धन्यवाद दूंगा, खास तो आपको, आपकी पूरी कार्यकर्ता है, आपके कार्यकर्ता, यस, और पूरी आप, टीम। हाँ, और जैसे आपका बोलते हैं ना, मैनेज, बंद मुट्ठी हाँ, खुली होगी तो कुछ काम नहीं होगा, हाँ, मुट्ठी आपके पूरे तभी कार्यकर्ता काम। के पेशेंस को, धीरता को, समता को, उनके कार्यों को लाख सलाम देते हैं। और आप सब, आपको तो आरती बहन खास, आपने जिंदगी को एक अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा यस आपने इस कार्य के लिए दे दिया है। तो बस हम भी इनके कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। बहुत सुंदर, हमको सरकार भी हमको ग्रांट देती है, हम नहीं मना नहीं करते, सरकार देती है ग्रांट हमको। एक बच्चे के पीछे 2000 रुपये भी देती है। लेकिन रुपए देने से, छूट जाने से भी कुछ नहीं होता है। मैं ऐसा मानती हूँ हाँ। कि वो सरकार 2000 रुपये देती है, उसके बदले में हमको 3 अनाथ बच्चे हमारे वहाँ पे हैं। क्योंकि हमारे सरकार के पास ऐसे अनाथ, ऑर्फन, दिव्यांग बच्चों की खुद की कुछ संस्था नहीं है। ऑर्फन चाइल्ड होगा लेकिन अनाथ बच्चे, लेकिन उसमें भी मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए अभी तक सरकार ने कुछ नहीं किया है। ताकि वो ऐसे बच्चे को अलग अलग जगह संस्था में भेज देते हैं। मैं बोली क्यों भेजना पड़ता है? अगर हम ऑर्फन बच्चे रखेंगे, हम रखते हैं, हमने मना भी नहीं किया कि चलो आपने भेजा है, हम वो बच्चे भी रखते हैं, लेकिन आप खुद का तो यूनिट करो। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हो, ऐसा भी नहीं है कि सरकार नहीं करती है, काफ़ी कुछ करती है, लेकिन ये ऑर्फन बच्चों के, मानसिक बच्चों के लिए कुछ नहीं करती है। आज हमारे यहाँ ऐसे 3 ऑर्फन बच्चे हैं, और रख के तो जाते हैं लेकिन उसके पीछे देखने भी नहीं आते हैं कि ये बच्चा मरा है या जिया है। हमको उनको फ़ोन करके बोलना पड़ता है कि ये बच्चे को, अभी रिसेंटली हमारे एक सीवियर बच्चे को फीट आई थी, हमको उसको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा। 2 दिन हमारा पूरा स्टाफ वहाँ पे रहा, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, और इस बच्चे को फीट आई, उसकी आंखें पूरी ऊपर चली जाती है। अगर विदिन सेकंड का भी देर होता है तो बहुत ये बच्चों में प्रॉब्लम हो जाती है। वो अनाथ हो, कुछ भी हो, वो ऊपर से अपना नसीब लेके आया है। हमारा फ़र्ज़ है कि पहले उसको एडमिट करो, उसको ठीक करो। मैं जब आपके यहाँ आया था तभी भी आपने शायद बताया था कि एक ऐसे बच्चे भी थे जो आपको रेलवे ट्रैक पर मिले हाँ, थे। वही बच्चा, रेलवे ट्रैक वाला बच्चा जिसको फीट आ गई थी। हाँ। फिर भी हमने, जो मेरे बच्चे को मैं जहाँ पे दिखाती हूँ ना, वही हॉस्पिटल में मैंने उसको एडमिट किया। ऐसा नहीं कि मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल ढूंढी और उस बच्चे को गवर्नमेंट तक ले गई, ऐसा नहीं, चाहे वो सरकार ने भेजा हो। लेकिन ये बच्चे को भी मैं वही हॉस्पिटल में ले जाऊँगी, क्योंकि आज मेरा बच्चा होता तो मैं एक विदिन सेकंड का देर नहीं करती हूँ और एक बड़ी हॉस्पिटल में एडमिट करती हूँ। तो ये बच्चे में मैं क्यों देर करूँगी? और हमने देर नहीं किया। वो बच्चा अभी इतना व्यस्त स्वस्थ है, अच्छा, कि मैं ऐसा मानती हूँ कि उसका पुण्य का मैं कमाती हूँ बराबर है। और मेरा जीवन चलता है। नहीं, आप कभी जाइए, इस संस्था का विजिट कीजिए, चिन्मय संस्था का जो अहमदाबाद में है, आप विजिट कीजिए।
और सच में आपको वो बच्चों के जो चेहरों की मुस्कान, उनकी निर्दोषता, वो आपको हमेशा आपके एक आंखों में कैद हो जाएगी, जो कभी नहीं जाएगी। ऐसी उनकी मुस्कान, उनके चेहरे की स्मितता, और उनके साथ कुछ वक्त गुजारे, उनके साथ आप जब जाते हो तो उनके चेहरे, वो मैं कभी ऐसा, मैं थोड़ा डांस वांस नहीं पसंद करता हूँ, हाँ, मैं कम, सही है। लेकिन उन बच्चों को जब नाचते हुए मैंने देखा यस, वहाँ पर, उनके चेहरे पर सच में तो खुशी, मैंने उनको डांस करते हुए, उनको खाना खाते हुए देखा, वो मेरी ज़िंदगी में हमेशा के लिए अंदर रह गई है, जो कभी नहीं जाएगी इस भव सही में। में। और बच्चों को ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ये ट्रेनिंग देते हैं, बच्चों को हम त्योहार भी सेलिब्रेट करवाते हैं। तो ये करने की पीछे एक ही वजह है कि बच्चों की खुशी, बराबर। क्योंकि आज हम जहाँ पे भी होते हैं हमारे बच्चों को सब खुशी देते हैं, तो इन बच्चों को कौन खुशी देगा, इन बच्चों को कौन त्योहार मनाएगा। आप कुछ नहीं तो इन बच्चों के साथ, समाज के साथ वो त्योहार मनाने तो आओ, बहुत अच्छा। ताकि ये बच्चे भी खुश हो जाए बराबर। कि उनकी भी एक दुनिया है, उनकी भी एक लाइफ है। बराबर। आरती बहन जैसा जो शायद, या आरती बहन जैसी जो जुड़ा हुआ मैनेजमेंट और कार्यकर्ता, जो कार्य करता, शायद हम उतना तो नहीं कर पाएंगे, एटलीस्ट कुछ ना कुछ अपना योगदान इस संस्था को दो, ऐसी आशा के साथ इस पॉडकास्ट को पूरा करता हूँ। खास धन्यवाद, आप पधारे, नमस्ते। बहुत आनंद हुआ। प्रणाम। हाँ, थैंक यू। थैंक यू।